हेलो बच्चों, देखिए जब जो मैंने बताया था कि जो अब आएगा आपका तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण मैंने शॉर्ट में बताया था कि आज तत्वों का वर्गीकरण लेसन चलेगा, जिसमें मैं आपको ऐसा कुछ पढ़ाऊंगा जो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, जिससे आपकी पूरी अकार्बनिक रसायन कंप्लीट हो सकती है। यदि ये चैप्टर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी अकार्बनिक रसायन अधूरी सी रह जाएगी और बहुत सी जो है पॉइंट आप अटक जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इसी की मदद से होंगे। ठीक है, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है इस अकार्बनिक रसायन की और ये थोड़ा कार्बनिक रसायन में भी प्रयोग में आ जाती है। ठीक है, तो इसको चलिए शुरुआत करते हैं। क्या? तत्वों का वर्गीकरण। ठीक ना, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम क्या था? सन 1800 में कितने? तो 31 तत्व ज्ञात थे। उसके पश्चात सन 1865 में कितने? 63 तत्व ज्ञात थे। कितने? 1858 1858 वो 1800 में 1800 में कितने? 31 तत्व ज्ञात थे और 1865 ईस्वी में 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, यही डाटा हमारा है। तो 1800 में 31, 1865 में 63 तत्व ज्ञात थे और कुल तत्व कितने हैं? 118। कितने हैं वर्तमान में? जो हैं 118 तत्व में ज्ञात हैं। क्या है? वर्तमान में हमें 118 तत्व ज्ञात है, जिसमें प्रकृति में कितने पाए जाते हैं? प्रकृति में हमारे 94 तत्व पाए जाते हैं। कितने? प्रकृति में पाए जाने वाले कितने तत्व हैं? 94 तत्व हैं और सभी क्या है? संश्लेषित किए गए हैं। ठीक है, तो टोटल 31, 1800 में 1865 में 63 और वर्तमान में अभी तक कितने ज्ञात हैं? 118 तत्व, जिसमें से प्रकृति में कितने पाए जाते हैं? 94 यानी 94 तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमें ये डाटा पता चला कि कितने तत्व हैं, कितने अब तक ज्ञात हैं, कितने कब ज्ञात थे। ठीक है, जब सारणी शुरुआत में बनाई गई तो सिर्फ कितने? 63 तत्वों के लिए बनाई गई। ठीक है, तो अपने विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी सारणियां दी, किस प्रकार से हम इन्हें याद रख सकते हैं। उसे याद रखने के लिए बहुत सारी सारणी बनाई गई, जिसे विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने परिणाम से प्रकाशित किया। ठीक है, तो ये सब हो गया और ये तो होगी सिर्फ सिर्फ क्या था? तत्वों का जानकारी थी कि कितने तत्व हैं। अरे बहुत कुछ आगे आएगा और सब कुछ आपको देख लेना है। ऐसा छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी पूरा लेक्चर देखने के पश्चात ही आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़े हैं पहले से और कितना नहीं पढ़े हैं। क्या क्या आपसे छूट गया था वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पूरा कुछ देखना है। अब देखिए, तत्वों की वर्गीकरण की सार्थकता। भाई क्यों सार्थक क्यों है? ये क्यों देखना तत्वों का वर्गीकरण जरूरी है? क्यों जरूरी है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि तत्वों को भौतिक तथा रासायनिक गुण किस पे? ऐसा माना गया, पहले क्या माना गया? ऐसा माना गया कि तत्वों के जो भी गुण हैं, भौतिक हो या रासायनिक गुण हो, सभी किस पे निर्भर करते हैं? सभी तत्वों के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। किस पे? द्रव्यमान पे। तो द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, जो भी गुण हैं सभी किसके आवर्ती फलन है? यानी द्रव्यमान पर ही निर्भर करते हैं। तो यही मान लिया गया, द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, तो उसी के हिसाब से द्रव्यमान के आधार बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा गया। ठीक ना, तो ये किया गया। और ये जरूरत क्यों पड़ी? भाई क्यों पड़ी जरूरत इसकी टेबल की? क्यों सारणी बनाई गई? ऐसे ही तो ज्ञात थे, ऐसे ही उनके बारे में जानकारी ले लेते। लेकिन ऐसे लिखने से आप सभी कुछ याद नहीं रख सकते। लेकिन यदि हम सारणी में रख दें तो सारणी में रखने की वजह से क्या होगा? क्रम वाइज क्रम में याद रख सकता हूँ कि इसके बाद क्या आएगा क्या आएगा। उसके यदि हम क्रम वाइज रखते हैं, एक ही ग्रुप में रखते हैं, तो क्या होता है? एक तत्व का जानकारी से हमें उस तत्व उस योग यानी उस ग्रुप के सभी तत्वों का संपूर्ण ज्ञान हो सकता है। यदि हम एक तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लें तो जैसे उसके गुण है, उसी प्रकार यदि हम एक फैमिली के किसी व्यक्ति का आचरण देख लेते हैं तो उस फैमिली का आचरण हमें पता चलता है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति अच्छा है तो सोच लेते हैं कि इसके घर वाले भी अच्छे होंगे, यदि नहीं तो ऐसा नहीं है। इस प्रकार से एक सदस्य का वर्णन करने से हमें अन्य सदस्यों के बारे में कुछ जानकारियां मिल जाती हैं। इसलिए हमें ये सारणी बनानी पड़ी, जिससे हमें आसानी हो सब तत्वों को याद करने में। ठीक है, अब क्या है? संक्षिप्त इतिहास। भाई क्यों कितने तत्व थे? इतने हैं, सामने लिखे हुए हैं। और क्यों जरूरत पड़ी वो भी मैंने बता दिया कि उन्हें सुविधापूर्वक सुविधाजनक हम उन्हें याद रख सकें और सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें, इसलिए हमें ये जरूरत पड़ी। अब देखिए क्या है इसके बारे में संक्षिप्त परिचय क्या है, कौन कौन वैज्ञानिक आए, क्या क्या उन्होंने बताया, क्या क्या वर्गीकरण किया, वो सभी मुझको देखना है। ठीक ना, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या हुआ? सभी तत्वों को क्या है? सभी तत्वों को धातु और अधातु के रूप में वर्गीकरण किया गया। कुछ तत्वों को धातु कह दिया गया, कुछ तत्वों को अधातु कह दिया गया। तो इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले बात यही किया गया, क्या? कुछ तत्वों को धातु में किया गया, कुछ तत्वों को अधातु में किया गया। बाद में क्या हुआ? और तत्वों की जानकारी हुई जो धातु भी नहीं थे, अधातु भी नहीं थे, तो कुछ उपधातु भी थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? प्राउट जी आए। कौन आए? प्राउट महाशय साहब आए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि सभी तत्व जो है हमारे, जो सभी तत्व हमारे हैं, वो क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई दीवार है ना, तो दीवार ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है। दीवार क्या होती है? ईंटों से मिलकर बनी होती है। तो एक ईंट एक यूनिट होती है, उसकी छोटी सी इकाई होती है। एक ईंट के द्वारा बहुत सारी ईंटें लगी तब जाके एक दीवार बनी। तो क्या हुआ? एक ईंट यानी यूनिट हुआ। उसी प्रकार से एक हाइड्रोजन ले लिया, सबसे छोटा कण हाइड्रोजन ले लिया, सबसे छोटा परमाणु। तो क्या कहा? जितने भी परमाणु हैं, जितने भी तत्व हैं, वो हाइड्रोजन जैसे ही बहुत सारे मिल करके विभिन्न विभिन्न तत्वों का निर्माण करते हैं। प्राउट जी ने क्या कहा? यही कहा कि एक बेसिक यूनिट होती है,
एक बेसिक यूनिट जो होती है 1H1। तो इस प्रकार से सभी तत्व जो भी बनते हैं, मान लीजिए अगर ऑक्सीजन बना तो ऑक्सीजन में इसके 8 अणु आ गए, ठीक है ना। यदि हाइड्रोजन और हीलियम बना तो इसके 2 अणु आ गए, लिथियम बना तो 3 अणु आ गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक शून्य से, यानी कि ये आपस में जोड़ रहे पश्चात जो बहुत सारे तत्व आपस में परमाणु जोड़ दिए तो ये तत्व बन जाता है। ये प्राउड जी ने कहा, ठीक है। प्राउड जी कब आए थे, 1815 ईस्वी में। अब हम ये एनसीईआरटी में देखते रहते हैं ना। फिर क्या है, दूसरा क्या आता है, डॉबे राइनर का। भाई इसके पश्चात प्राउड जी के पश्चात कौन आए, डॉबे राइनर साहब आए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ऐसे भाई नहीं मान सकते, 1H1 तो है, ये तो सब ठीक है, लेकिन क्या है, अब इन्होंने कहा कि हम इस तरीके से आ सकते हैं कि 3-3 के सेट में रखते हैं। भाई तब तो क्या थे, कम ज्ञात थे। तो इन्होंने क्या किया, तत्वों को 3-3 सेट के क्रम में रखा। क्या हुआ, किस प्रकार से रखा, अब देखते हैं, कुछ सेट देख लेते हैं इनके। डॉबे राइनर का ट्रिक सिद्धांत, डॉबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। अब ये जो लेसन पढ़ा रहा हूँ ये 10th वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी, और इंटर वालों के लिए भी, और 9th वालों के लिए भी। यानी जो 9th हाई स्कूल है उसमें थोड़ा कम आता है, सब यही आता है, लेकिन जो बाद में जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, गुण बताऊंगा, उसमें थोड़ा परिवर्तन आता है, थोड़ा कम आता है हाई स्कूल लेवल में, ठीक ना। और फर्स्ट ईयर इंटर में यही सब आएगा। तो आपको सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको पूरा देखना है, जिससे सबको ज्यादा सब कुछ याद रहे, ठीक है। तो डॉबे राइनर क्या, इन्होंने क्या कहा, 3-3 के सेट में तत्वों को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सिद्धांत हो गया, डॉबे राइनर जी ने कहा। तो देखते हैं कौन कौन से इन्होंने रखे। एक तो लिथियम रखा, सोडियम रखा और पोटेशियम रखा। इन्होंने क्या कहा, हम 3-3 के सेट में रखते हैं, ठीक ना। और दूसरा क्या रखा, सी रखा, एसआर रखा और बेरियम रखा, ठीक है। तीसरा क्या रखा, सीएल रखा, बीआर रखा और आई रखा। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 सेट दिए, ठीक है। तो इसका क्या कहा, इसका परमाणु भार क्या है 7, इसका 23, इसका 39, ठीक है। तो इस प्रकार से परमाणु भार है, और 40, 88 और 137। इसका कितना है 35.5, 80 और 127। 35.5, 80 और 127। तो ये डॉबे राइनर ने क्या कहा था, सिंपल तरीके से इन्होंने बताया कि देखिए, यदि हम 3-3 सेट के तत्वों को रख लेते हैं, ठीक, तत्वों को हम सेट के रूप में रखते हैं, जिसमें एक सेट में 3 तत्व रखते हैं, तो तीनों तत्वों के क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु भार है। तो इन क्या होगा, पहला और लास्ट वाला जो है, इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ देते हैं। क्या, इन दोनों परमाणुओं के औसत निकाल लेते हैं। 739/2 कितना हो जाएगा, 3907, 916 कितना हुआ, 46 हुआ, कितना हुआ भाई, इधर देखते हैं, 46 हुआ, 46/2 कितना हुआ, 23 हुआ। तो इस प्रकार से क्या हुआ, देखिए बीच वाला सेम आ गया, लगभग बराबर होता है, ठीक है। इन्होंने कहा, क्या कहा, लिथियम और पोटेशियम, यानी जो पहला और लास्ट वाला जो है उसके परमाणु भारों के औसत के बराबर बीच वाले का होता है। इस प्रकार से देखिए औसत क्या, लगभग लगभग क्या सेम आ गया 23। इसी प्रकार से इसका रखेंगे 40 + 137, तो क्या होगा, देखिए 40 और 140 मान लेते तो कितना हुआ, 180 हुआ, 180/2 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 88 के आसपास है, तो सेम लगभग आ जाएगा। देखिए तो भाई 180 हुआ, 40, 137, 180 क्या हुआ, 177 हुआ ना, 3 कम कर दिए वाले, 177/2, तो क्या हुआ, 2 8 16, 1 2 8 16 और फिर 2 पंचे 88.5 आया। देखिए और कितना है ये, 88 है, तो ये लगभग बराबर है। तो इन्होंने क्या कहा कि डॉबे राइनर के अनुसार, मेरे अनुसार इस सिद्धांत में क्या होगा कि पहले और लास्ट वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है उसके औसत के लगभग मध्य वाले के बराबर होगा, लगभग में बराबर होगा। इसी प्रकार से हम तीसरा वाला भी देख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 35.5 प्लस 127/2, तो क्या हो जाएगा, 127, 30 मान लेते, 30 60 और 65, और 65 में से क्या 3 कम कर देंगे तो 62, 162.5, 162.5/2, 2 ठीक 16, 2 1 2 और 2 2 4, तो इस प्रकार से 81.2, तो क्या हो जाएगा, देखिए 80 आ गया ना। तो इस प्रकार से 80 आ गया, देखिए 2 ठीक 16, 2 1 2 पॉइंट, 2 1 2 और पॉइंट, 2 2 4, आगे क्या जरूरत है, 81.2 आ गया ना, लगभग 80 के बराबर आ गया। तो 80 के लगभग बराबर आ गया। अगले क्या है, देखिए अगले साइंटिस्ट कौन से हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने स्वर लिया, किसका, संगीत का स्वर लिया। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सारे गामा पाधा नी होता है, क्या होता है, सारे गामा पाधा नी सा, तो क्या होता है, सारे गामा पाधा नी सा। इस प्रकार से सा पहले आता है और सा बाद में आता है, ठीक ना। तो जिस प्रकार से सा पहला अक्षर, सा रे गा मा पा धा नी सा,
ठीक है। जिस प्रकार से ये पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, देखिए पहला अक्षर और आठवां अक्षर सेम एक जैसा है। क्या है? पहला और आठवां अक्षर सेम एक जैसा है। इस प्रकार से सेम एक जैसा दिखता है। उसी प्रकार से यदि हम इस सारणी में तत्वों को रखें, जो इसका आठवां तत्व होगा वो पहले तत्व से सेम क्वालिटीज दिखाएगा। जैसा पहला तत्व जो भी गुण दिखाएगा वही गुण कौन सा दिखाएगा, उस तत्व से ठीक आठवां तत्व जो होगा वो भी वैसा ही गुण दिखाएगा। ये देखिए, अब ये फिर से स्टार्ट करें तो ये देखिए, ये जो पहला अक्षर है इसको मान लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी तो उसी के समान दिखेगा, तो वैसे ही गुण दिखाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्या है, मैं तत्वों को रखता हूँ। देखिए तत्वों को रखता हूँ, देखिए क्या रखता है, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्या है, फ्लोरीन, सोडियम, ठीक है, सोडियम, फिर देखते हैं मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्या है, देखिए Br और Ca। ठीक है, गलत बात है, गलत बात है। Br नहीं, Cl आता है। F के बाद क्या आता है, Cl आता है। Cl और K, पोटेशियम और Ca। तो इस प्रकार से क्या है, इनका जो नियम था बस यहीं पर समाप्त हो जाता है। यानी परमाणु भार Ca का कैल्शियम तक ही सीमित है। Ca कितना होता है, 40 होता है। तो इनके अनुसार तत्वों को इस प्रकार से बात कर, देखिए जिस जो गुण हाइड्रोजन के होंगे वही गुण किसके होंगे, क्लोरीन को होंगे, वही गुण Cl के होंगे। इस प्रकार से लिथियम के जो गुण होंगे वही सोडियम के होंगे, वही पोटेशियम का होंगे। इस प्रकार बेरिलियम का जो होगा वही मैग्नीशियम का, वही कैल्शियम का। इस प्रकार बोरान और एल्युमिनियम का सेम गुण होगा, कार्बन सिलिकॉन का सेम गुण होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस का सेम गुण होगा, ऑक्सीजन और सल्फर का सेम गुण होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, सेम। अब देखिए एक इसको मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जस्ट इसके नीचे आता है आठवां तत्व। इस प्रकार से इसको पहला मान लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जस्ट इसके नीचे वाला आता है। यानी जो है एक के बाद जो आठवां तत्व है, इनके अनुसार एक तो जो एक के बाद जो आठवां तत्व पहले तत्व की भांति ही गुण प्रदर्शित करता है। यानी कि एक समूह में जो तत्व पाए गए वो सेम गुण प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से इनके अनुसार तत्वों को सारणी में रखा गया और याद किया गया। ठीक है, अब जो इनका नए आए जो लोथरमेयर, क्या है, लोथरमेयर साहब आए, इनका जो है बीते हुए टाइम के अनुसार इनका ये नकार दिया गया, हटा दिया गया। अब क्या आ गया, लोथरमेयर। लोथरमेयर जी ने कैसे बताया अपना वर्गीकरण, इन्होंने लोथरमेयर, देखिए लोथरमेयर वक्र, लोथरमेयर वक्र, आप देखते हैं लोथरमेयर वक्र किस प्रकार से है। देखिए इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ खींचा, एक तो परमाणु द्रव्यमान इधर रखा और एक तरफ आयतन रखा, एक तरफ परमाणु द्रव्यमान एक तरफ आयतन, इसमें इन्होंने एक ग्राफ खींचा। भाई क्या किया, ग्राफ खींचा, यानी कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस हिसाब से इन्होंने ग्राफ खींचा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे ऐसे आता है। ठीक है, तो जो ग्राफ इन्होंने मिला तो उन्होंने क्या कहा कि जो शीर्ष पे पाए जाते हैं, जो शीर्ष पे तत्व पाए गए वो क्या होते हैं, क्षार धातु। जो शीर्ष पे पाए जाते हैं वो क्षार धातु, ये नोट कर लेना है। ठीक है, जो आरोही क्रम में पाए गए वो क्षार मृदा धातु। आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में देखते हैं और नीचे देखिए आरोही भाग पर जो होता है, आरोही पर क्या होता है, हाइड्रोजन धातु, हाइड्रोजन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आधात होते हैं। तो ये हाइड्रोजन हो गया। अवरोही क्रम में मृदा क्षार धातु, और नीचे क्या पाते हैं, अक्रिय गैसें। कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखा, सिंपल। लोथरमेयर जी ने जो अपना सिद्धांत दिया, लोथरमेयर के सिद्धांत के अनुसार तत्व उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन के हिसाब से परमाणु आयतन को लेकर के एक ग्राफ खींचा, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्राफ के शीर्ष बिंदुओं पर धातु क्षार धातुएं पाई जाती हैं। क्या, क्षार धातुएं पाई जाती हैं। और आरोही क्रम पर हाइड्रोजन, अवरोही क्रम पर क्षार मृदा धातुएं, और नीचे क्या है, अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। बस यही का सिद्धांत हुआ, यही सब लिखना है अपनी भाषा में, बस लोथरमेयर वक्र कंप्लीट होता है। फिर कौन से आते हैं भाई, पहले क्या थे याद करते हैं एक क्रम में। पहले सबसे पहले धातु अधातु उपधातु के हिसाब से बांटा गया। दूसरे नंबर पर क्या है, प्राउड की परिकल्पना। प्राउड ने क्या कहा, तत्वों को एक बेसिक यूनिट के हिसाब से क्या होता है, एक जो तत्व, जो कोई भी तत्व लेते हैं वो एक छोटे से कण से मिलकर बना होता है। यानी बहुत सारे कण जोड़ देते हैं तो एक तत्व बन जाता है। जिस प्रकार से हाइड्रोजन एक सबसे छोटा तत्व है, उसके कई सारे तत्वों को जोड़ दिया जाए तो हमें बहुत सारे तत्व मिल जाएंगे। 2 जोड़े तो दूसरा मिलेगा, 3 जोड़े तो दूसरा मिलेगा, 4 जोड़े तो दूसरा मिलेगा, 5 जोड़े तो दूसरा मिलेगा ना। इस प्रकार से बहुत सारे जोड़ते चले गए, वो तो हमें मिलते होते चले गए, ज्ञात होते चले गए। दूसरा क्या आता है, डॉबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। जब डॉबेराइनर का त्रिक सिद्धांत आता है, उन्होंने क्या कहा कि तीन तत्वों के सेट में रखा, तीन तत्वों को एक सेट में रखा अलग अलग। तो क्या कहा, इन सेटों के अनुसार जो पहले और लास्ट वाले तत्व होते हैं उनके द्रव्यमानों का औसत जो होगा वो मध्य वाले के द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होगा। ठीक है, फिर कौन से आए, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड साहब आए तो उन्होंने क्या कहा, संगीत से बहुत प्रेमी थे, तो उन्होंने क्या कहा,
जो संगीत का स्वर होता है सारे गामा पाधा नी सा निधा पा मा रे सा, जो इस प्रकार सारे गामा पाधा नी सा, जो सा पहले आता है सा आठवें अक्षर पे आता है, यानी कि सा सा बार बार वही रिपीट हो रहा है सारे गामा पाधा नी सा। तो इस प्रकार से पहला और आठवां स्वर क्या है, एक जैसा है। तो इसी प्रकार से जब उनको तत्व उसी क्रम में रखा, तत्वों को रखा, तो क्या हुआ, पहला तत्व और लास्ट वाला तत्व आठवां तत्व होता है वो एक ही गुण प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने सारणी दिया। फिर क्या लोथरमेर साहब आए। लोथरमेर ने क्या कहा, लोथरमेर साहब ने क्या कहा कि उन्होंने द्रव्यमान और आयतन के बेस पर एक वक्र खींचा एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जिन्होंने कहा कि शीर्ष पर क्या है, क्षार धातु है, फिर अवरोही क्रम पे हैलोजन धातु है, हैलोजन उप अधातु है, और फिर अवरोही क्रम पे क्षार मृदा धातुएं हैं, मृदा क्षार धातुएं। फिर क्या है, नीचे स्तर पर जो होते हैं यहाँ पे क्या होता है, आखिरी कैसे पाई जाती है। इस प्रकार से ये सब कुछ कंप्लीट हुआ। फिर क्या था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मूल आवर्त सारणी जो मेंडलीफ ने बताया। मेंडलीफ ने जो भाई देखते सुनिए क्या कहते हैं। मेंडलीफ ने कहा जो भी जो होते धातुएं क्या है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। धातुएं या धातुएं जो भी तत्व हैं उनके गुण क्या है, परमाणु द्रव्यमान आधारित है। तो इन्होंने अपनी सारणी एक बनाई, एक सारणी दी, उसमें इन्होंने क्या करा, 12 आवर्त बनाए। कितने, 12 36 पंक्तियां बनाई, 7 आवर्त, ठीक है, 12 36 पंक्तियां बनाई। जब 12 36 पंक्तियां बनाई और 8 समूह बनाए, कितने, 8 समूह। तो 8 समूह 12 36 पंक्तियां। तो इन्होंने क्या किया, उसमें तत्वों को द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा। क्या रखा, द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। क्या लिखेंगे, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी, उसमें क्या लिखेंगे, सिद्धांत क्या होगा, मेंडलीफ। भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का सिद्धांत लिखा देता है, इसकी विशेषता लिखी देता है, इसके दोष लिखिए। इस प्रकार से लिखेंगे मेंडलीफ की सिद्धांत क्या हो जाएगा, इनका सिद्धांत तत्वों के क्या है, तत्वों के द्रव्यमान के आवर्तीकरण होता है, यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है किसके गुण कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। और क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं ये है कि इन्होंने क्या रखा है, 12 36 पंक्तियां रखी, 8 वर्ग रखे, और इसमें इन्होंने क्या कहा कि तत्वों को किसमें रखा, आवर्तीकरण यानी द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा। ठीक है, फिर देखिए इसमें बताया ना 12 36 पंक्तियां। फिर क्या कहा, इन्होंने कहा तत्वों को मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्रम में रखा, जिससे हमें तत्वों को याद करने में आसानी होगी। ठीक है, और फिर क्या कहा, कम परमाणु द्रव्यमान वाले जो तत्व होंगे वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर क्या कहा, उपयोगिताएं क्या है, देखिए विशेषताएं तो हो गई। विशेषता भाई यही होता है कि आसानी हो जाएगी आवर्त सारणी रखने से। द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा, और 12 36 पंक्तियां ली, और 8 वर्ग लिए, स्तंभ लिए, उनको वर्ग कहते हैं, 36 पंक्तियां लेते हैं उन्हें आवर्त कहते हैं, बस यही लिखते हैं। फिर क्या होता है, मूल आवर्त सारणी की उपयोगिताएं। उपयोगिता क्या होती है भाई, मूल आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या हुई, क्या सिद्ध हुई मूल आवर्त सारणी की उपयोगिता, देखते हैं इसमें क्या हुआ। देखिए देखते हैं मूल आवर्त सारणी की जो उपयोगिताएं हैं भाई, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो इसी हिसाब से ज्ञात करेंगे, इसी आवर्त सारणी से ज्ञात करते हैं। परमाणु द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, देखिए परमाणु द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, तुल्यांकी भार। क्या होता है, तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। क्या होता है, तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में भी करते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में भी करते हैं, तुल्यांकी भार जैसे बता दी होगी, और परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से और क्या किया इन्होंने, जो तत्व को छोड़ा था, क्या किया इन्होंने, जो कुछ स्थान छोड़े थे, खाली रिक्त स्थान, उसमें क्या कहा, नए तत्वों की खोज हुई। उस रिक्त स्थान छोड़ने की वजह से, नए तत्वों की खोज हुई। उसमें क्या होता है, एक का सिलिकॉन, एक का एल्युमिनियम, एक का जमीन वो सिलिकॉन, ठीक ना। तो ये सब जो है ज्ञात हुए बाद में तत्व, और ये सब तत्वों को ज्ञात करने के बाद अब क्या दोष आता है, मूल आवर्त सारणी के दोष लिखते हैं। ये सब लिख लेना दोस्त है। मेनली आवर्त सारणी के दोष क्या है, देखिए मेनली आवर्त सारणी के दोष क्या है, इसमें जो दोष है वो क्या है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिला। इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कहीं पे सही स्थान नहीं मिल पाया। क्यों सही स्थान नहीं मिल पाया, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो हमारे हाइड्रोजन क्षार धातुओं से भी गुण प्रदर्शित करते हैं, उनके समान भी गुण प्रदर्शित करते हैं, और जो हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं उनसे भी समानता प्रदर्शित करते हैं। जब कोई व्यक्ति दो व्यक्तियों से समानता प्रदर्शित करता है, एक दूसरे परिवार से दूसरे परिवार के समान, दोनों के समान गुण रखता है, तो ये नहीं कहा सकता ये सदस्य किस परिवार का है, ठीक ना। तो ये नहीं कह सकता ये हाइड्रोजन क्षार धातु का है या फिर हाइड्रोजन धातु का है, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप का है, ये नहीं कह सकते हाइड्रोजन समूह का है कि क्षार धातु समूह का है। तो इसलिए हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि क्षार धातुओं के समान ये संयोजकता भी प्लस ए करता है। क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन से जिस प्रकार से क्षार धातु क्रिया करती है उसी प्रकार से ये भी क्रिया करता है। जिस प्रकार से हाइड्रोजन क्रिया करते हैं क्षार धातुओं से, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी कर सकता है। यानी कि दोनों के समान होता है। जो गुण क्षार धातु के हैं वही गुण हाइड्रोजन के भी हैं, कुछ जो गुण हाइड्रोजन के हैं वही कुछ क्या है, वो हाइड्रोजन के भी हैं। इस प्रकार से दोनों से समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसीलिए यह जो है इसका वर्ग निर्धारित नहीं हो सका। इसे किसमें रखें, हाइड्रोजन के साथ रखें कि क्षार धातु के साथ रखें, इस प्रकार से इसको नहीं बता सके। और दूसरा क्या, समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला। आवर्त सारणी में जो है समस्थानिकों को भी स्थान नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिल सका, क्योंकि आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। आवर्त सारणी को क्या हुआ, आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। लेकिन समस्थानिक वो होते हैं जिनके स्थान समान हो। समस्थानिक वे होते हैं जिनके स्थान समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक समान हो।
जब समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तो इनको भिन्न भिन्न ग्रुप में रखा गया, भिन्न भिन्न जगह पे रखा गया, लेकिन समस्थानिक क्या एक ही जगह पे होना चाहिए, इसलिए इनको भी स्थान नहीं मिला अवस्था सारणी में। और फिर नेक्स्ट क्या है, भारी परमाणु वालों को पहले रखा गया, भारी परमाणु द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा भी किया था जिनके गुण समान मिल रहे थे उनको एक साथ रख दिया, और जिनके गुण समान मिल रहे थे उनको एक साथ रख दिया। इस चक्कर में क्या हुआ, कुछ भारी परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रख दिया गया और कुछ हल्के परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद में रख दिया गया। ये भी एक कमी थी, मैं बोल तो रहा हूँ, आपको नोट भी कर लेना है, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट कर लेना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन तत्वों को ये भी कमियां रही, कुछ तो ऐसी कमियां रही कि जो गुण समानता रखते थे उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया, तो ये भी एक कमी रही। तो जो इसमें कमियां हुई उसे दूर करने के लिए क्या हुआ, इस कमियों को दूर करने के लिए एक आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई। यानी जो मोजले वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अलग से एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें पता लगाया कि जो तत्वों के जो भी गुण होते हैं वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित ना होकर के परमाणु क्रमांक पर आधारित होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूरी आवर्त सारणी ही बदल गई। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, जो आवर्त सारणी बनाई, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें क्या किया इन्होंने, उसमें इतना अंतर कर दिया कि जो भी तत्वों को रखा वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा, और उसमें जो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा उसमें 10 36 पंक्तियां रखी, जिसमें कि 7 आवर्त ही रखे, और 8 9 समूह हो गए, उसमें एक जीरो समूह भी बढ़ा दिया गया, जिसमें अक्रिय गैसों को रखा गया। जो अक्रिय गैस बाद में खोजी गई वो क्या 9वें ग्रुप यानी जीरो ग्रुप में, शून्य वर्ग में रखा गया। इस प्रकार से ये आधुनिक आवर्त नियम हुआ। इसमें विशेषताएं क्या थी, लक्षण क्या थे, जो मैंने बता दिया, 7 आवर्त, 10 36 पंक्तियां, 9 समूह, जिसमें शून्य समूह भी कहते हैं। शून्य में क्या रखा गया, अक्रिय कैसे रखे गए, पहला और दूसरा और तीसरा लघु आवर्त होते हैं, चौथा और पांचवा दीर्घ आवर्त होते हैं, और छठा और सातवां अति दीर्घ आवर्त होते हैं, तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जिसमें 32 तत्वों को रखा गया। लेकिन जो चौथा और पांचवा था उसमें 18 ही तत्वों को रखा गया, तो ये दीर्घ आवर्त हो गए। लेकिन जो छोटे तत्व, जो पहला पहला क्या है, अति लघु हो गया, और दूसरा और तीसरा क्या है, लघु हो गया, क्योंकि इसमें 8 तत्व रखे गए। तो इस प्रकार से ये भी जो रखे गए इनको आवर्त सारणी बताएंगे आगे, जो दीर्घ आवर्त सारणी बताएंगे, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी हो गई। इस प्रकार से यही सब जो मैंने बताया है, इस प्रकार से मैंने बताया, इसको क्रम में रखना है। कैसे, इस आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ, 9 वर्ग है, इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, इस आवर्त सारणी में पहले आवर्त को लघु आवर्त जिसमें 2 तत्व रखे गए, दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त जिसमें 8 तत्व रखे गए, और चौथे और पांचवें में दीर्घ आवर्त, इसमें 18 तत्व रखे गए, छठे और सातवें आवर्त जिसमें 32 तत्व रखे गए। इस प्रकार से ये सब पॉइंट बना लेने हैं, विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। और शून्य वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया, ये भी पॉइंट बना लेना है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा मेनली की आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे मोजले ने दिया। किसने दिया, मोजले ने दिया, क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत पारित किया अपना लक्ष्य कि ये परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है, ये किसपे, तत्वों के गुण जो होते हैं परमाणु क्रमांक पर आधारित होते हैं, परमाणु द्रव्यमान पर नहीं होते हैं। इस प्रकार से मेनली की आवर्त सारणी की विशेषताएं जो होती है, विशेषताएं, अब भाई मेनली की आवर्त सारणी मैंने बता दी, आधुनिक आवर्त सारणी बता दी, और जो विशेषताएं होती है वो बहुत सारी है। संयोजकता है, आयरन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन बनता है, और वैद्युत ऋणात्मकता है, और बहुत सारी है, ऑक्साइडों की प्रकृति, हाइड्रोजन हाइड्राइडों की प्रकृति, तो इस बहुत सारी है। तो ये सब एक लेक्चर में नहीं हो सकता, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो अब जो लेक्चर आने वाला है वो इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक तो ये सामान्य परिचय था, अब जो अगर नेक्स्ट लेक्चर में जो बताऊंगा आवर्त सारणी की विशेषताएं, जो ये परमाणु त्रिज्याएं हैं, आयरन एंथैल्पी जो भी बताया ना, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, और बहुत ही आनंद आएगा उस वीडियो को देखने में। इसलिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कल, उसमें डालेंगे, ठीक है। तो इतना आप आज कंप्लीट करिए, जो भी परिचय है इतने में तो सिर्फ आपको पता, कुछ पता था कुछ नहीं पता था, लेकिन जो अगला नेक्स्ट आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इससे भी। इसलिए आप पूरा वीडियो देखना ना भूलें, पूरा वीडियो देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हर एक वीडियो टाइम पर मिलता है। और इसमें जो है आवर्त सारणी जो मैंने बताया है ना, आवर्त सारणी का मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी, और आई बटन में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको वही सब देख लेना है, और उसको भी देख लेना है अच्छे से, क्योंकि मैंने उसका सारा आवर्त सारणी अच्छे तरीके से वहाँ बताई है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।